तो गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और ये हमारी लास्ट क्लास होगी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। इसके बाद चैप्टर जो है यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। अब तक हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में काफ़ी कुछ पढ़ा है, लाइक कई बेसिक क्वांटिटीज़ के। अगर मैं एक रिवीजन नोट्स आपको दूं तो हमने अब तक क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा चार्ज, हमने पढ़ा करंट, हमने पढ़ा पोटेंशियल, हमने पढ़ा ओम्स लॉ, हमने पढ़ा रेजिस्टेंस, हमने पढ़ा कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। ये सारी बातें अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं और आई थिंक मैंने सफिशिएंट क्वेश्चंस भी करवाए हैं हर टॉपिक के ऊपर, जहाँ पे ज़रूरत थी जितना आपको समझाने के लिए तो क्वेश्चंस करवाए हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा ये सफिशिएंट है, आपको इसके बाद भी प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि चैप्टर ही ऐसा है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है और फ्यूचर पर्सपेक्टिव में अगर आप साइंस में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ अपने सारे स्टूडेंट्स को कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, जितना हो सके। मैंने जो करवाए उन क्वेश्चंस को करो, एक बार समझ लो कॉन्सेप्ट को और उसके बाद अलग से कोई बुक रेफर करके आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करोगे आप उतनी आपके कॉन्सेप्ट के अंदर क्लियरिटी आती रहेगी और आपका कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होगा आपको चैप्टर पढ़ने में उतना ही इंजॉय करोगे, आप चैप्टर को पढ़ने में उतना ही अच्छा लगेगा फिर ये चैप्टर। ठीक है, तो आज इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, हम लास्ट टॉपिक से आज दो टॉपिक रह गए हैं, हम दोनों पढ़ लेंगे। फर्स्ट इज योर जूल लॉ ऑफ हीटिंग। मैं बताता हूँ आज जो हम पढ़ेंगे जूल लॉ ऑफ हीटिंग और पावर। ये दो टॉपिक्स हमारे पास रह गए हैं और ये दोनों टॉपिक्स हम आज कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हमने करंट के बारे में देखा। करंट के इफेक्ट्स होते हैं कुछ, ठीक है। इफेक्ट ऑफ द करंट्स, ठीक है। सो करंट के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? करंट के दो इफेक्ट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला इफेक्ट को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट, दूसरे इफेक्ट को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, पहले को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट, दूसरे को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, अब ये जो दोनों इफेक्ट है इनमें से जो हमारे इस चैप्टर का पार्ट है वो है हीटिंग इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में क्या है कि पूरा का पूरा सेपरेट चैप्टर है, तो हम उस चैप्टर को अलग से देखेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? हीटिंग इफेक्ट पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम सीधा चलते हैं हीटिंग इफेक्ट। पहले समझिए हीटिंग इफेक्ट होता क्या है। हीटिंग इफेक्ट का मतलब, कई बार आपने देखा हो कोई डिवाइस है, हम किसी मोबाइल को लगातार बहुत देर तक यूज करते हैं तो मोबाइल क्या होता है? हीटअप हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है। टीवी है, बहुत देर तक चल रहा है तो टीवी गर्म हो जाता है। फ्रिज बहुत देर तक चलता है तो गर्म हो जाता है। फैन बहुत देर तक चलता है तो गर्म हो जाता है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है ऐसा क्यों हो रहा है? कंटिन्यूअसली जब कोई चीज लगातार यूज हो रही होती है, कोई डिवाइस यूज होता है तो हीटअप हो जाता है बहुत जल्दी। ठीक है, फिर थोड़ा टाइम देना पड़ता है कि ठंडा हो जाए। तो हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, वो हीटअप क्यों हो जाती है, फिर ठंडा करना क्यों जरूरी हो जाता है, ये सारी बातें देखेंगे। तो लेकिन हीटिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट यहीं से निकल करके आता है। पहले समझो, व्हेन करंट फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर इट विल गेट हीट आफ्टर सम टाइम एंड दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, इसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। जब करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर में से बहुत देर के लिए तो वो हीट कर जाती है, इसी को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट कहते हैं। ठीक है, फिर उसे क्यों ठंडा करना जरूरी हो जाता है कि जैसे जैसे वो चीज हीट करती रहती है। तो मैंने आपको जब रेजिस्टेंस हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने रेजिस्टेंस में आपको एक बात बताई थी कि रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ता रहता है ना। अब जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा? करंट का अमाउंट डिक्रीज होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ा
और रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट का अमाउंट डिक्रीज हुआ। अब आपके डिवाइस के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट नहीं पहुंच पाएगा। जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, वो डिवाइस खराब हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इसलिए क्या होता है, उसे ठंडा करना बहुत, टेम्परेचर डाउन होगा तो रेजिस्टेंस भी डाउन होगा, रेजिस्टेंस डाउन होगा तो करंट प्रॉपर अमाउंट में फ्लो करना लग जाएगा। तो कोई बॉडी के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर कितनी देर में कितना हीट जनरेट हुआ है, ठीक है, कितनी हीट जनरेट हुई है, ये पता लगाने के लिए एक लॉ है और उस लॉ को हम कहते हैं जूल लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं इसको। अब जूल लॉ ऑफ हीटिंग ने क्या कहा? सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द हीट प्रोड्यूस इन एनी बॉडी, द हीट प्रोड्यूस इन एनी रेजिस्टेंस या यू कैन से डिवाइस is directly proportional to the square of the current flow through it. Heat is directly proportional to the resistance of the object and total time. So this is the Joule law of heating, which tells us that on which factor the heat depends upon. ठीक है, so आप इसको combined form में ऐसे भी लिख सकते हो, H is equal to I square RT। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं K। अब क्योंकि बाय एक्सपेरिमेंट हम पता लगाते हैं K की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इस 1 को हटा देते हैं, H की वैल्यू क्या आ जाती है, I स्क्वायर RT। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द हीट जनरेटेड इन एनी कंडक्टर व्हेन द करंट फ्लो थ्रू इट फॉर सम टाइम। ठीक है, कुछ देर तक करंट फ्लो होता रहेगा तो ये हीट जनरेट हो जाती है उसके अंदर। अब हीट क्या होती है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। और एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल। सो व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इज हीट, वो हो जाएगा जूल। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ये, है ना, याद नहीं हो बात अलग है, लेकिन पढ़ा जरूर होगा। ठीक, तो ये हो गई हमारी हीटिंग की बात। तो हमारा जो हीट होता है वो किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, वो सीधे डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर, कितने टाइम तक करंट फ्लो हो रहा है और करंट के अमाउंट के ऊपर। ठीक है, तो अब इस हीट का बड़ा ही हमारे लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, कई कई जगह पर देखो, अब घर में हमारे को करंट आ रहा है तो उस करंट को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल वाला काम है ना, कि मैं करंट में कंट्रोल करने लग जाऊं, तो वो नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, हम रेजिस्टेंस से कंट्रोल करते हैं, डिवाइस ऐसा लेते हैं रेजिस्टेंस को कंट्रोल करे सीधा वो। अब ये जो हीट है, ये हीट जो जनरेट हुई है किसी भी डिवाइस के अंदर लगातार करंट फ्लो करवाने की वजह से, कई बार हमारे फायदे के लिए हो जाती है, कई बार हमारे नुकसान के लिए हो जाती है। ठीक है, इसके एडवांटेज कहां कहां पे देखने को मिलते हैं, आप देखो ध्यान से। इसके एडवांटेज कहां कहां पे आपको मिलते हैं, आपने देखा होगा टोस्टर, आपने देखा होगा हीटर। ठीक है, आपने हीटर देखा है ना। अब अगर हीटर जो है वो हीट ना प्रोड्यूस करे तो काम नहीं करेगा। आपने देखी होगी आयरन प्रेस, है ना, देखा होगा, टोस्टर देखा होगा, रोस्टर देखा होगा, ये सारी चीजें आपने देखी हुई है। माइक्रोवेव देखा होगा आपने। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें क्या होता है, हीट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इसके अंदर जो डिवाइस यूज होते हैं उनमें हीट होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जब तक हीट नहीं होगा तब तक क्या होगा, वो वर्क ही नहीं करेंगे, जो उनका फिर जिस मोटिव से वो लाए गए हैं वो कंप्लीट फुलफिल नहीं हो पाएगा वो मोटिव भी। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे फायदे में है जब ये हीट हमारे लिए क्या करती है और अच्छा वर्क करती है। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जाम्पल, एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, जैसे कि आपका बल्ब आपने देखा होगा। ठीक है, तो सॉरी,
बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, ठीक है। ठीक है, इस बल्ब के अंदर जो ये फिलामेंट है, ये चीज ये किस चीज की बनी होती है? इसे कहते हैं टंगस्टन। ठीक है, तो टंगस्टन एक ऐसा मटेरियल है जिससे क्या होता है, बल्ब का फिलामेंट बना होता है। अब बल्ब जब जलता है तो क्या होता है, ये बिल्कुल इतना रेजिस्टेंस इसका हाई होता है कि ये बर्न करने लग जाता है, जलता है बहुत, और उसी से क्या होता है, फिर लाइट मिलती है सब डायरेक्शन में। ठीक है, तो एग्जाम में क्या होता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हम बल्ब के फिलामेंट में कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं, तो या क्या याद रखना है, टंगस्टन यूज करते हैं। कई बार ये भी पूछते थे टंगस्टन क्यों यूज करते हैं। देखो, कभी भी जिंदगी में किसी भी डिवाइस को अगर आप एज अ हीटर डिवाइस यूज कर रहे हो, ठीक है, एज अ हीटिंग डिवाइस यूज कर रहे हो, तो दो प्रॉपर्टीज उसके अंदर होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए और उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई होना चाहिए। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस हाई नहीं होगा तो क्या होगा, तो वो हीट ही नहीं होगा, और अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होगा तो क्या होगा, पता लगा वो हीट तो हो गया, हीट करके मेल्ट हो गया वहां पे, है ना। हमारे पास आयरन कपड़े प्रेस करने के लिए हम लेकर के आए, गर्म हुई हुई वो मेल्ट कर गई, पिघल, तो हमारे किसी काम आई नहीं, काम आई ना। हीटर है वो मेल्ट ही कर गया, तो फिर हमारे किसी काम नहीं आया। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए, कोई ऐसा हीटिंग डिवाइस जिसका रेजिस्टेंस हाई हो और मेल्टिंग पॉइंट हाई हो। एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि हम बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन क्यों यूज करते हैं, सिंपल बता देना, ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे हीटर है, हीटर के अंदर एक वायर लगी होती है, तो हीटर की जो वायर होती है किस चीज की होती है, वो होती है निक्रोम की। ठीक है, निक्रोम की वायर होती है। अब निक्रोम पूछ लेंगे, हीटर में निक्रोम वायर क्यों यूज करते हैं, सेम रीजन, हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना कि हमेशा जो प्योर मेटल्स हैं, ठीक है, उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी लो होता है, जबकि जो एलॉयज होते हैं उनका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं भाई। अच्छा, अब आपने इसके कई जगह यूज भी देखा होगा, और नहीं, अब छोड़ो इसको, यही छोड़ देते हैं फिलहाल। तो इसके मैं कुछ डिसएडवांटेज बता देता हूं। तो देखो, आपको पता ही है कि मैंने पहले ही चैप्टर बता दिया था, शुरुआत करते मैंने बताया था कि जब कोई डिवाइस है लगा कंटिन्यूअसली अगर हीट जनरेट होती रहेगी तो एट द एंड क्या हो जाएगा, डिफेक्टेड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, ये इसका बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट का अमाउंट डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, या फिर कई बार हीट बढ़ने से वहां पर ओवरलोडिंग हो जाती है, शॉर्ट सर्किट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स को भी जनरेट कर देती है कई बार ये हीट। ठीक है, तो इसीलिए हम अपने घरों में क्या करते हैं, हम अपने घरों में क्या यूज करते हैं, हम अपने घरों में यूज करते हैं कॉपर की वायर, क्योंकि रेजिस्टेंस काफी कम होता है उसका, और उससे क्या होता है, ये आपका करंट जो है अमाउंट अच्छे अमाउंट में फ्लो कर जाएगा। तो रेजिस्टेंस कम रहेगा तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका हीट जनरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो, तो ये जो हमने बात पढ़ी, ये हमने पढ़ा सिर्फ और सिर्फ हीट के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे पावर के बारे में। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा पावर। ठीक है, नाउ व्हाट इज पावर, क्वेश्चन ये आता है पहले, तो पावर डिफाइन कैसे किया जाएगा। तो हम दो लोग हैं, कोई भी दो लोग हैं, कोई एक पर्सन कहता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, दूसरा कह रहा है कि मैं पावरफुल हूँ ज्यादा, कैसे डिसाइड होगा। एक तो तरीका ये, दोनों की लड़ाई करवा दो, है ना, लेकिन अब ऐसे तो फिर नुकसान हो जाएगा ना, किसी एक बंदे की पता लगा डेथ हो जाए उसमें। तो क्या तरीका है, हम दोनों को एक काम देते हैं, सेम काम, एक ही जैसा वर्क हो जाए दोनों के लिए। अब उस वर्क को जो कम टाइम में कर देगा वो क्या होगा, वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ऐसा ये हो सकता है ना। सो यही पावर की डेफिनेशन होती है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। व्हाट इज पावर,
पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, यानी आपके जो वर्क करने का रेट है, कार्य करने की जो क्षमता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पावर कह देते हैं, ठीक है। पावर, अभी आपने देखा होगा पावर का ऐसा यूनिट, पहले बता देता हूं, पावर का फॉर्मूला बता देता हूं पहले। देखो पावर का क्या होता है, वर्क या फिर एनर्जी अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है किसका, पावर का, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट क्या है, वाट, ठीक है। आप जब दुकानों पे बल्ब लेने, CFL या LED लेने जाते होगे तो आप देखते होगे ये 5 वॉट की है, ये 15 वॉट की है, ये 10 वॉट की है। आप पावर लेने, कोई मोटर पंप वगैरह लेने जाते हो तो बताते हैं ये इतने पावर का है। तो ये पावर क्या होती है, पावर का मतलब होता है कि पर यूनिट टाइम में वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करने वाला है, ठीक है। आप कहीं पर ज्यादा पावर, फॉर एग्जांपल आपने घर में एक जगह 5 वॉट का बल्ब लगाया है, एक जगह पर 15 वॉट का बल्ब लगाया है, तो जो 15 वॉट वाला है वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी 1 सेकंड के अंदर 15 वॉट वाला ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर लेगा एज कंपेयर टू द 5 वॉट वाला, ठीक है। तो पावर समझ में आ गया। हालांकि ये वर्क भी ज्यादा करेगा ना फिर तो, क्योंकि पावर ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, वर्क भी ज्यादा करेगा, ठीक है। तो ये हो गई बात पावर की। अब देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर ऊपर क्या आ जाएगी, एनर्जी, हमने पढ़ा, नीचे टाइम। थोड़ी देर पहले आपने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है, H का फॉर्मूला I² RT अपॉन T, T से T कैंसिल हो गया, तो पावर क्या आ गया, I² R। ये एक फॉर्मूला हो गया पावर का। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें I और R में से कुछ मिसिंग है, आपको V और I दे रखा है, तो आप क्या करोगे, आपको पता है ओम्स लॉ ने क्या कहा, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो आप क्या करो, P इज इक्वल टू I² R है ना, इसको ऐसे लिख दो I डॉट IR, क्योंकि I² R में I 2 बार आ सकते हैं तो मैंने 2 बार लिख दिया। अब ये जो V की वैल्यू है यहां पुट कर दो, ये तो P इज इक्वल टू I डॉट V, सो P इज इक्वल टू VI, ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है। अभी आप क्या करो, P इज इक्वल टू VI, जो ऊपर फॉर्मूला दे रखा था उसको लिख दिया। हमने क्या किया, I की वैल्यू पुट कर दी। I क्या होता है, V बाई R, तो P क्या हो जाएगा, V² बाई R। तो मैंने आपको 3 फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3, मैंने आपको पावर के 3 फॉर्मूले बता दिए, ठीक है। तो ये अपने आप को एग्जाम में आपको कौन सा गिवन डाटा दिया हुआ उस गिवन डाटा के हिसाब से एडजस्ट करना अपने न्यूमेरिकल को, फिर जो भी फॉर्मूला दे रखा हो उसके हिसाब से अप्लाई कर लेना। मैं इसको न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा कि हाँ कैसे किए जाते हैं, ठीक है। सो अब जो लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर में वो करा देता हूं, उससे कहते हैं हम कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट क्या, कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस, ठीक है। हम जो बिजनेस करते हैं उसमें क्या यूनिट यूज होती है, ठीक है। ऐसा यूनिट तो हमको पता है क्या होती है, क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है जूल, हमने पढ़ा एनर्जी की। लेकिन कॉमर्शियल यूनिट क्या है, ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आर। KWH लिख देते हैं इसको, ठीक है। यानी जो हमारा पावर वॉट में था उसे किलोवाट में कन्वर्ट कर दो, हमारा जो टाइम सेकंड में था उसको आवर्स में कन्वर्ट कर दो, तब वहां से जो एक वर्क की नई यूनिट निकल करके आएगी वो क्या हो जाएगी, किलोवाट आर हो जाएगी, और वो कमर्शियल यूनिट है। कई बार किलोवाट आर को भी हम क्या बोल देते हैं, और यूनिट। जैसे आपने देखा होगा जो लोग दिल्ली में रहने वाले हैं उनके लिए क्या होता है, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि 200 यूनिट बिजली बिल फ्री रहेगा। वो जो यूनिट बोलते हैं ना वो टर्म, तो वो कमर्शियल यूनिट है एनर्जी की, ठीक है। तो वो क्या है, वो कमर्शियल यूनिट है। यूनिट जिसको बोला जाता है वो क्या है, वो किलोवाट आवर की बात कर रहे हो, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है जब तक आप 200 किलोवाट आवर एनर्जी यूज करोगे वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको? चलो ये तो हो गई एसआई यूनिट। अब कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट और कमर्शियल यूनिट में फर्क क्या होगा, रिलेशन क्या है।
सो 1 किलोवाट आवर जो होता है वो हमेशा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के इक्वल होता है। ध्यान रखना, ये कन्वर्जन के काम आ जाता है। कई बार एग्जाम में क्या होता है, पूछ लेते हैं कि क्या है कैसे है। एग्जाम में कई बार आपको किलोवाट आवर दे रखा होगा, आपको न्यूमेरिकल के जूल में चाहिए होगा, तो जूल में कैसे कन्वर्ट करवाएंगे, तो ये कन्वर्जन आपके बहुत काम आएगा। एक बात का ध्यान रखना, किलोवाट आवर जो है वही यूनिट होता है, तो दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, तो चैप्टर इसी के साथ खत्म हो गया। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया तो अपने डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मुझसे।